स्पेशल की शुरुआत करते हैं और सबसे पहली खबर का रुख करते हैं। सबसे पहली खबर क्या है? कांग्रेस पार्टी के नए दफ्तर में गृह प्रवेश, जिसका नया पता अब 9 कोटला रोड होगा। कांग्रेस का बीते 47 सालों से पता 24 अकबर रोड हुआ करता था, जो कि अब बदल चुका है। कांग्रेस के नए ऑफिस का फीता कट चुका है और इस सेरेमनी में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए और कांग्रेस के इस नए दफ्तर का नाम इंदिरा भवन रखा गया है। और कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का यह नया घर 252 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया और इस इमारत को बनने में 9 साल का समय लगा। इस इमारत की नींव साल 2016 में भरी गई थी और गृह प्रवेश साल 2025 में हो रहा है। कांग्रेस को मुख्यालय बनाने के लिए 2 एकड़ जमीन सरकार की तरफ से दी गई थी और इस 2 एकड़ की जमीन में कांग्रेस ने 5 मंजिला इमारत तैयार कर ली है। ये इमारत नई दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बीजेपी के मुख्यालय से बामुश्किल 1 किलोमीटर से कम की दूरी पर है। लेकिन एक ही सड़क पर होने के बावजूद कांग्रेस मुख्यालय का पता दीनदयाल उपाध्याय मार्ग नहीं बल्कि कोटला मार्ग होगा। और ऐसा इसीलिए क्योंकि कांग्रेस जनसंघ के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय के नाम से खुद को नहीं जोड़ना चाहती है। ऐसे में उसने अपने पिछले दरवाजे को नए भवन का मेन एंट्रेंस बनाने का फैसला लिया है, जिसके बाद दीनदयाल उपाध्याय के पैरेलल वाली सड़क, जिसे कोटला मार्ग कहा जाता है, उस कोटला मार्ग पर ही कांग्रेस पार्टी का अब नया मुख्यालय बनकर तैयार है। कांग्रेस पार्टी का नया मुख्यालय 252 करोड़ की लागत से तैयार हुआ। बनने में 9 साल का वक्त लगा और 9 साल के बाद अब फीता कट चुका है। सरकार से कांग्रेस के इस नए मुख्यालय को बनाने के लिए 2 एकड़ की जमीन आवंटित की गई थी और इस 2 एकड़ पर तैयार हो चुका है कांग्रेस पार्टी का नया मुख्यालय। बीजेपी मुख्यालय और कांग्रेस मुख्यालय के बीच लगभग जो दूरी है वो 1 किलोमीटर के अंदर अंदर सिमटी हुई है। बहुत ज्यादा दूरी दोनों दफ्तर के बीच मौजूद नहीं है। लेकिन एक तरफ कोटला रोड और जो दूसरी तरफ है वो रास्ता आ जाता है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग का। यानी कि एक तरफ जहां पर बीजेपी मुख्यालय का एड्रेस दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है, तो कांग्रेस के मुख्यालय का पता कोटला रोड है। 9 कोटला रोड इंदिरा भवन इस नए मुख्यालय को कांग्रेस पार्टी ने दिया है, जो कि नई दिल्ली में कोटला रोड पर है। कांग्रेस पार्टी दफ्तर के अंदर का व्यू कैसा है, इसे आप कांग्रेस के तमाम नेताओं की सोशल मीडिया टाइमलाइन पर अब तक देख ही चुके होंगे, लेकिन अगर नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए। इसके बाद हम इसका एक ओवरव्यू आपको दिखाने वाले हैं। इंदिरा भवन कांग्रेस का नया मुख्यालय सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं, कांग्रेस पार्टी के 140 साल की गौरव गाथा है। दीवारों पर गढ़े कांग्रेस संविधान के 5 मूल्य हमारे सिद्धांत है। अंदर आते ही कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बैनर्जी और वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तस्वीर एक शानदार अतीत। कांग्रेस के नए पार्टी दफ्तर के अंदर घुसते ही आपको एक तस्वीरों की टाइमलाइन दिखाई देगी और इस टाइमलाइन में कांग्रेस की अब तक की यात्रा को रिफ्लेक्ट किया गया है। अब इसमें पूर्ण स्वराज, दांडी मार्च, गरीबी हटाओ अभियान से लेकर भारत जोड़ो यात्रा तक की तस्वीरों को लगाया गया है। इस नई बिल्डिंग में कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जो अपने आप में बहुत खास हैं, जैसे कि नेहरू जी और आइंस्टाइन की एक साथ तस्वीर, शास्त्री जी और किसानों का चिन्ह, पाकिस्तान के आत्मसमर्पण के दौरान इंदिरा गांधी का ऐतिहासिक क्षण, राजीव गांधी की टेलीकॉम क्रांति, नरसिम्हा राव के द्वारा वैश्वीकरण की शुरुआत, यूपीए 1 और यूपीए 2 के शासनकाल की तस्वीर, डॉक्टर मनमोहन सिंह के शपथ ग्रहण की पुरानी तस्वीर और बराक ओबामा के साथ उनके महत्वपूर्ण क्षण की तस्वीर। जाहिर है कि ये सभी की सभी तस्वीरें कई मायनों में खास हैं, अपने आप में एक इतिहास को संजोए हुए हैं और इसमें सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि देश का इतिहास भी साफ नजर आता है। वहीं आज कांग्रेस के इस नए भवन के उद्घाटन के मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं पार्टी के सभी लोगों को बधाई देता हूं कि हमें नया हेडक्वार्टर मिला है। ये कोई साधारण बिल्डिंग नहीं बल्कि इमारत मेहनत
और बलिदान का नतीजा है। You please go inside this building and you will see the depth of talent. You will see how deeply the Congress party has entered the soul of India. You will see Mahatma Gandhi, Sardar Patel, Jawaharlal Nehru. And it doesn't stop there. Workers, chief ministers, governors, defense ministers, foreign ministers, all of them who served the constitution of our country, all of them who saluted the tricolor. कांग्रेस के इस नए हेडक्वार्टर का नाम इंदिरा भवन रखा गया, लेकिन इसको लेकर अब पार्टी के अंदर ही दबी जुबान में एक सुझाव दिया जा रहा है, जहां पर इस दफ्तर का नाम सरदार मनमोहन सिंह भवन करने की मांग की जा रही है और इसे लेकर पार्टी दफ्तर के बाहर कुछ पोस्टर भी चिपकाए गए। इसमें लिखा हुआ है कि नए कांग्रेस दफ्तर का नाम सरदार मनमोहन सिंह भवन रखा जाएगा। अब इस पूरे विवाद को लेकर कांग्रेस के बड़े नेता लगातार क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले का मानना है कि मनमोहन सिंह ने देश को आगे ले जाने के लिए काम किया। कांग्रेस दफ्तर में उनके नाम पर एक बड़ी लाइब्रेरी का नाम रखा गया है। पंजाब कांग्रेस के नेता है अमरिंदर सिंह, वो ये कहते हैं कि भवन का नाम इंदिरा जी पर है और सभी की अपनी अपनी सोच और इच्छा हो सकती है। सोनिया जी ने ही मनमोहन सिंह जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया था। कांग्रेस ऑफिस में लाइब्रेरी का नाम मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया, ये सब छोटी बातें हैं और हम मनमोहन सिंह का समर्थन करते हैं। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने उद्घाटन के समय कहा था कि मैं घोषणा करना चाहता हूं कि यहां पर लाइब्रेरी का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह लाइब्रेरी रखा जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस के सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि इंदिरा भवन सभी को स्वीकार्य है और मनमोहन सिंह के परिवार से किसी को कोई आपत्ति भी नहीं है। नहीं, मैं देखिए, ये तो परिवर्तन तो नियम है, यहाँ पे सरकार ने आवंटित की और यहाँ इंदिरा भवन बना है। आज से कांग्रेस दफ्तर इंदिरा भवन में शिफ्ट हो रहा है, तो नई दफ्तर से नई ऊर्जा का संचार होगा और पार्टी जो है पुनः बहुत बलवती होगी। नाम पर लेकर कुछ बदलाव होना चाहिए। मनमोहन सिंह जगह जगह पोस्टर लगाया कि मनमोहन सिंह भवन होना चाहिए सर। नहीं, इंदिरा जी भवन पे तो मनमोहन सिंह जी परिवार किसी को आपत्ति नहीं। इंदिरा भवन तो सबको स्वीकार है। देश को आजादी अगर मंदिर निर्माण से मिलती है, अगर ऐसे कोई बता रहे हैं, तो वो ये बात तो देश की जनता को भी समझना चाहिए और मीडिया को भी समझना चाहिए। जो बात है, आखिरी हिंदुस्तान को आजादी देने के लिए कई लोगों को बलिदान देना पड़ा। बड़े मुश्किल से हमारे देश को आजादी मिली और वो आजादी अगर हम अपने धर्मों के नाम से अगर विभाजित करना चाहते हैं और देश को तबाह करना चाहते, तो इस बात का कंटेम्प्ट सबने करना चाहिए। अब आपको यहां पर यह भी बता दूं कि कांग्रेस के पुराने दफ्तर यानी कि 24 अकबर रोड का पुराना इतिहास भी रहा है। आजादी से पहले वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथ गोकी कार्यकारी परिषद के सदस्य यहीं पर रहा करते थे। 1960 के समय नोबेल शांति पुरस्कार की विजेता आंग सान सू का बचपन भी इसी जगह पर बीता था। कांग्रेस पार्टी का इतिहास उतार चढ़ाव से जरूर भरा हुआ रहा, लेकिन 1978 में 24 अकबर रोड को कांग्रेस का मुख्यालय बनाए जाने के बाद पार्टी ने एक नया मोड़ भी लिया और उस समय कांग्रेस विपक्ष में थी और इंदिरा गांधी सरकारी एजेंसीज के रडार पर। 1975 में इमरजेंसी यानी आपातकाल लगाने के कारण पार्टी की स्थिति कमजोर हुई और उसकी वापसी की राह आसान नहीं लग रही थी। लेकिन महज 2 साल बाद ही 1980 में कांग्रेस ने अपने आप को फिर से सत्ता में स्थापित किया। इंदिरा गांधी की लीडरशिप में पार्टी ने लोकसभा चुनावों में शानदार जीत हासिल की और इंदिरा गांधी एक बार फिर से प्रधानमंत्री भी बनी। कांग्रेस ने 24 अकबर रोड के मुख्यालय से लगभग 26 साल तक भारतीय राजनीति में प्रभावशाली भूमिका को निभाया, जिसमें चंद्रशेखर, देवेगौड़ा और गुजराल जैसे नेताओं का 2 साल का कार्यकाल भी शामिल रहा है। 24 अकबर रोड एक अपने आप में पुराने और मजबूत इतिहास को संजोए हुए है। वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथ का निवास भी रहा है, यानी 24 अकबर रोड में वो रहे। आजादी से पहले का ये जिक्र है अकबर रोड का। इसके साथ ही साल 1960 में आंग सान सू की का बचपन यहीं पर बीता। साल 1978 में कांग्रेस का मुख्यालय बनकर 24 अकबर रोड तैयार हुआ और उसके बाद कांग्रेस वहीं से ऑपरेट करती थी। कांग्रेस का यह मुख्यालय साल 1978 में बन गया था।
भारतीय राजनीति में प्रभावशाली भूमिका 26 साल के इस सफर में रही है कांग्रेस के 24 अकबर रोड के मुख्यालय की और प्रभावशाली भूमिका निभाई। अब इसमें चंद्रशेखर, देवेगौड़ा और साथ ही गुजराल जैसे नेताओं का 2 साल का कार्यकाल भी शामिल रहा है। यानी कि जब भी देश का इतिहास पढ़ा जाएगा, इसमें कई पतों के साथ साथ एक पता 24 अकबर रोड कांग्रेस मुख्यालय का भी जरूर मिलेगा। इसके साथ ही एक तरफ कांग्रेस के नए मुख्यालय में आज सिर्फ एक पार्टी ने गृह प्रवेश नहीं किया, बल्कि एक बड़े विवाद का भी देश की सियासत में गृह प्रवेश हुआ। दरअसल राहुल गांधी ने आज इंदिरा भवन के उद्घाटन के मौके पर भाषण देते हुए कथित रूप से इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कर दी। राहुल गांधी यहां पर बीजेपी, आरएसएस और मोहन भागवत को घेरने की कोशिश कर रहे थे और इसी कोशिश में यह भी कह दिया कि उनकी लड़ाई सिर्फ बीजेपी या आरएसएस से नहीं है, बल्कि वो इंडियन स्टेट से भी लड़ रहे हैं। जरा एक बार उनके बयान को सुनिए, फिर खबर में आगे बढ़ते हैं। I'd like to say one last thing, that do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. अब राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी हमलावर है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को उनकी इस टिप्पणी पर घेरा। जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा है कि कांग्रेस की घिनौनी सच्चाई अब उनके नेता ने ही उजागर कर दी है, जहां पर मैं उनकी सराहना भी करता हूं कि उन्होंने ये बात साफ कह दी कि वो देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक बहुत ही चिंताजनक, देश विरोधी और जिस वक्तव्य से हर नागरिक को ठेस लगी है। राहुल गांधी सेज, एंड आई कोट, वी आर नाउ फाइटिंग नॉट जस्ट द बीजेपी, द आरएसएस, बट द इंडियन स्टेट इटसेल्फ। भारत से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष भारत के हैं। संविधान जिसकी शपथ ली है वो भारत का है और नेता प्रतिपक्ष भारत का कहता है कि हम भारत स्टेट से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी न देश समझते हैं न संविधान समझते हैं। आज तो उन्होंने संघ कहा कि पूरा इंडियन स्टेट से भी हम विरोध करेंगे। राहुल गांधी जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं वो माओवादी भाषा है और हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। मैं संसद में भी उनको समझा चुका हूं, उनकी आलोचना कर चुका हूं। न वो हिंदुस्तान समझते हैं न संविधान समझते हैं, इसलिए अनाप शनाप बकबक करते हैं। अपने तो कम पढ़ते हैं, जो उनको पढ़ाने वाले हैं वो माओवादी हैं। राहुल जी तो कई बार क्या बातें कहते हैं, थोड़ा सा उसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, क्योंकि कहते कहते वो कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो समझ के परे है। वो तो भाजपा और आरएसएस से लड़ाई लड़ते लड़ते इंडियन स्टेट से भी वो लड़ाई लड़ने लग गए। तो ये समझ के परे है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे मैं कहता हूं कि हर किसी की भावना का मैं सम्मान करता हूं, बट उनकी भावना भी नहीं समझ में आती तो सम्मान या उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया देने का औचित्य ही नहीं है। वहीं राहुल गांधी का ये बयान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की उस टिप्पणी के बाद आया, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि अयोध्या में राम लला प्राण प्रतिष्ठा की तिथि यानी कि पौष शुक्ल द्वादशी प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाई जानी चाहिए, क्योंकि अनेक सदियों से दुश्मन का आक्रमण झेलने वाले भारत की सच्ची स्वतंत्रता इस दिन प्रतिष्ठित हुई थी। और संघ प्रमुख के इसी बयान पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने आज ये बातें कही हैं। अब राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है उसको लेकर सियासत होना एक सामान्य सी बात है, लेकिन सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी जो बात कहना चाहते थे वो बात उतनी स्पष्टता से नहीं बता सके, या फिर बीजेपी जो उन पर आरोप लगा रही है
वो उन आरोपों को देखते हुए क्या इसे खुद का किया गया एक सेल्फ गोल मानेंगे या फिर वो अपनी बात पर डटे रहेंगे और इसको लेकर आगे भी सबूतों के साथ बात करें।